मेरा मन भी लगा रहता है। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मम्मी पापा को ये शादी रास नहीं आई है। क्यों? वही बड़े बूढ़ों की सोच। खानदान में चाचा मंत्री रहे हैं और बेटे की शादी ऐसे सामान्य तरीके से। लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा। बस तुम ये नौकरी वोकरी, खैर कुछ दिन मन बहलाने को कर लो। वैसे भी अब तुम्हें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो और रवि प्रकाश की पत्नी। समझ गई? अब मैं समझ गई थी कि रवि मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें अचानक आए इस बदलाव को मैं समझ नहीं पा रही थी। रवि जरूर किसी उलझन में होगा, उससे उसका मूड अपसेट है, तभी इस तरह की बातें कर गया है। यही सोचकर मैंने रवि की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। शाम तक नौकरी, फिर रिहर्सल या बहसें, गप गोष्ठियाँ। कॉलेज का समय जैसे वापस आ गया था। कॉलेज, ट्यूशन, फिर रिहर्सल। दोस्तों के साथ हंसना, टठाना, ताने उलाहने, कभी घर जल्दी पहुंचना, कभी थोड़ी देर हो जाना। रवि अभ्यस्त था इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए मैं भी बेफिक्र थी। रवि भी लगभग रोज़ सा ही हमारे साथ रिहर्सल पर आ ही जाता था। मैं भी खुश थी। समय जैसे बेपरों के उड़ने लगा था। कुछ ही दिनों के बाद से एक अजीब बात होने लगी थी और ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। पिछले 1 महीने से रवि हमारे नाट्य ग्रुप के साथ आकर नहीं बैठ रहा था। शाम को अक्सर मैं उसे घर पर 2-4 लोगों के साथ मीटिंग करते हुए पाती। उनकी बातों, लहज़ों और पहनावों से वे राजनीतिक लोग थे, इतना मैं समझती थी। शुरू में ये बात मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगी, क्योंकि ये बात मैं पहले से ही जानती थी कि उसके राजनीतिक रसूख भी हैं। लेकिन अब कुछ अघटित सा घटने लगा था। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया में बहुत कुछ घटित होते सुकून नहीं देता और न घटित होते ऐसी संभावनाओं के लिए छटपटाते हैं। मेरी स्थिति लगभग ऐसी ही थी। उस दिन इतवार था। हमारे ग्रुप के डायरेक्टर ने अगले नाटक के चयन के लिए 3 बजे मीटिंग में हम सबके साथ रवि को भी बुला रखा था। 3 बजे का समय भी रवि के कारण ही रखा गया था, क्योंकि रवि 2 से 5 घर पर ही होता था। लेकिन रवि नहीं आया। सबने बहुत देर तक रवि का इंतजार भी किया। अंततः मीटिंग शुरू हुई और नाटक का चुनाव कर लिया गया। न जाने क्यों मुझे उस दिन रवि का वहां न पहुंचना अच्छा नहीं लगा। उस दिन मैं ये सोचकर घर पहुंची कि आज रवि से बात जरूर करूंगी और इस बदलाव का कारण भी जानकर रहूंगी। उस दिन भी कुछ लोग रवि को घेरे बैठे थे। वे सब शराब पी रहे थे। एक गिलास रवि के हाथ में भी था। मैंने उसे इस रूप में पहली बार देखा था। देखते ही मुझे बिजली का सा झटका लगा। मैं शायद रवि पर बिफर पड़ती, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संयत किया और इस तरह अंदर गई जैसे मैंने उन लोगों को देखा तक ना हो। हालांकि घर आने से पहले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन घर पहुंचते मेरे चाय पीने तक की इच्छा नहीं रही थी। मैं बस उन लोगों के जाने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे ये इंतज़ार लगभग 2 घंटे करना पड़ा। रवि आज नशे में है, इसलिए तेज आवाज़ या क्रोध से बात बिगड़ सकती है। इस ख्याल से मैंने रवि से बड़ी सहजता से पूछा, रवि आज आप आए क्यों नहीं? पता है आज बड़ा मज़ा आया, पूरा यूनिट इकट्ठा था, तुम्हारा बहुत वेट भी किया। आज ऐसे काम में फंसा रहा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। कोशिश भी की लेकिन निकल नहीं पाया। और फिर तुम तो थी ही वहाँ। आखिर तुम केवल शालिनी ही नहीं, हमारी पत्नी भी हो। रवि की सहजता से लगा कि बात आगे बढ़ाई जा सकती है। आज तुम शराब पी रहे थे, और ये कौन लोग हैं जिन्हें मैं अक्सर यहाँ बैठा देखती हूँ? रवि की आंखों की गोलाई देख मैंने बात हल्की करनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। मैं सहम गई थी, लेकिन मुस्कान की मुद्रा में फैलते रवि के होठों को देख मुझ में साहस सा आ गया था। शालिनी, ये पार्टी के लोग हैं, चुनाव करीब हैं, इसलिए कुछ तैयारियों पर चर्चा करने आ जाते हैं। रही बात शराब की, तो वो मैं नहीं वे लोग पी रहे थे। मैं तो बस गिलास हाथों में लिए उनको साथ देने का बहाना भर कर रहा था। सब करना पड़ता है, तुम खुद देख लो। मैं तुम्हें नशे में दिख रहा हूँ क्या? अपने क्रियाकलाप और हंसी मजाक से रवि ने मुझे निरुत्तर कर दिया था। मैं उसे उस दिन मीटिंग में चुने गए नाटक के विषय में बताना चाह रही थी कि रवि यकायक गंभीर हो गया। शालिनी, एक बात कहूँ? हाँ जी, कहिए। तुम ये नौकरी छोड़ दो। दरअसल मेरे जानने वाले जो बातें करते हैं मुझे अच्छी नहीं लगती। कहकर रवि ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी दवा चाट ली हो। मैं एक पल में समझ गई थी रवि जो कहना चाहता था।
फिर भी चीखी या चिल्लाई नहीं, क्योंकि ऐसी समस्याओं से जूझने और निकलने की कला मैंने ग्रुप में रहकर मैडम से सीखी थी। वे भी बड़ी से बड़ी समस्या पर धैर्य नहीं खोती थीं। रवि, लोग कहते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या कहते हो? शालिनी, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता, लेकिन बाजार तो है ही, और काम है तो लोगों से हाथ भी मिलाना होता है, उनसे हंसना, मुस्कुराना, फोन करना, बातें करना, ये सब तो होता ही है। तो इससे और कितनी औरतें आजकल काम कर रही हैं। अगर ऐसे ही सोचे तो काम कैसे चलेगा? सबकी बात अलग है शालिनी, कुछ तो देह तक बेचती हैं, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है शालिनी। मैंने कहा ना, करना पड़ता है सब, इसीलिए कहता हूं कि तुम नौकरी छोड़ दो, और तुम छोड़ भी सकती हो। रवि की बात सुनकर एक बारगी मैं कांप गई। उसकी बातों ने मुझ में एक बौखलाहट पैदा कर दी थी। यही मेरे धैर्य की पराकाष्ठा थी। बावजूद इसके मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरे शब्द कांप रहे थे। रवि, तुम तो ऐसे नहीं थे, कितने समझदार थे, लेकिन तुम इस तरह की बातें। समझदार हूं तभी तो कह रहा हूं, नौकरी छोड़ दो इससे पहले की, फिर नहीं छोड़ पाओगी। व्यंग भरी मुस्कान के साथ अपनी बात अधूरी छोड़कर रवि उठा और अंदर जाकर बेड पर पड़कर सो गया। बहुत देर तक तो मेरा दिमाग कुछ कहने या करने की स्थिति में ही नहीं रहा था। अजीब अजीब सी आवाज़ों के साथ लगता जैसे कमरे की दीवारें आपस में टकरा रही हों, उनके बीच में दबकर जैसे मैं पिस रही हूँ। मेरा शरीर मृत हो गया है। बाई घर जाने के लिए पूछ रही थी। उसने मुझे झकझोर कर एहसास दिलाया कि मैं जिंदा हूँ। मन बहुत कसैला हो रहा था। फिर भी मैं ये सब सोचती बेड पर जा पड़ी कि रवि आज शराब के नशे में है, इसलिए अनाप शनाप बक गया है। सुबह तक होश में आ जाएगा तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसने रात में क्या कहा था। ऐसा नहीं है कि मैं रवि की बातों के निहितार्थ नहीं समझती थी, इसीलिए मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सो सकी थी। घड़ी की मामूली टिक टिक मेरे मस्तिष्क पर किसी हथौड़े की सी चोटें मारती रही। मन का दीपक बुझा तो अंधेरा मेरे मन के साथ जुड़ गया। फिर मैं अंधेरे से बातें करती रही, शंका आशंकाओं के झूले से लटकती कूदती रही, बिखरते सपनों पर पैबंद लगाकर जोड़ने की कोशिशें करती रही। सुबह के उजास से मन का अंधेरा हटा तो आंख लग गई। रवि ने तैयार होकर ऑफिस जाने से पहले मुझे जगाया। सामने घड़ी की सुइयां 11 बजने का इशारा कर रही थीं। खिड़की से छनकर आती धूप के घेरे में बेतहाशा भाग दौड़ करते धूल के कण जैसे मेरे अंदर की कहानी को बयां कर रहे थे। मैं ये सोचकर हड़बड़ा कर उठी कि आज ऑफिस को बहुत लेट हो गई। क्या हो गया? रवि ने पूछा। तो रवि, मैं ऑफिस के लिए। मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई कि रवि ठठाकर हंसने लगा। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने चावला जी को फ़ोन कर दिया, तुम्हारी जगह वे किसी और को अपॉइंट कर लेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे गाल पर हल्की सी चपत लगाकर चला गया। उस दिन मुझे लगा कि मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे जंजीरों में जकड़ दिया है। उसकी जकड़न मेरी हड्डियों को तोड़ रही है। जिंदगी मेरे सामने अचानक एक बोझ की तरह आ खड़ी हुई, जिससे ढोना शायद मेरे वश में नहीं था। मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था, सिवाय ये सोच लेने के कि न सही नौकरी नाटक तो है। नाटक में कितनी जिंदगियां हैं, मैं उनमें डूबकर अपनी ज़िंदगी तलाशूंगी। सिसकती ही सही, मेरी ज़िंदगी वहीं है। सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, क्या कुछ मैंने नहीं छोड़ा। अपना घर, माँ बाप का प्यार, अपना शहर, अपने लोग, अपने रिश्ते नाते, इन सब पर भारी था मेरा जुनून नाटक के लिए। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। यही सब सोचकर मैंने अपना नाट्य दल बना लिया था, बिल्कुल अपने इसी सलिल रंगमंच की तरह। पैसे की मेरे लिए ना कमी थी ना अहमियत। मैंने रिहर्सल के लिए एक हॉल किराए पर ले लिया था, जहाँ मेरा ज़्यादा समय व्यतीत होने लगा था। करती भी क्या, घर बचा ही कहाँ था, मकान रह गया था, बड़ा सा मकान। मैं भीष्म सहानी की रचना, मुआवजे के नाटक की तैयारियों में जुटी थी। एक दिन रवि रिहर्सल में आ गया और बड़े अच्छे मूड में था। वो सब लोगों के लिए समोसे लेकर आया था। उस दिन मैं उसे देखकर खुश थी। मुझे लगा रवि आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा, और फिर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। हम सब रिहर्सल में जुट गए। रिहर्सल ख़त्म होते ही रवि कुछ जल्दी में घर चला गया। मैंने सोचा था चुनाव करीब है तो कोई काम याद आ गया होगा। मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो मुझे घर पर इस मूड में मिलेगा।
रवि कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा था। शालिनी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, मैं चहक उठी थी। यदि मैं कहूँ तुम नाटक छोड़ दो, या कहूँ कि तुम्हें नाटक या मुझ में से किसी एक को चुनना हो, तो तुम किसे चुनोगी? मैं उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। उसकी आंखें स्थिर थीं। मुझे अंदाजा हो गया था कि रवि मजाक नहीं कर रहा है। अगले ही पल मुझे लगा उसने सवाल नहीं, थप्पड़ मारा है। मैं चाह कर भी सहज नहीं हो पा रही थी, लेकिन अंधेरे में भी कोई किरण खोजने की कोशिश में मैंने खुद को संभाला। रवि, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है नाटक तुम्हारी जगह ले सकता है? और यह भी संभव नहीं कि तुम मेरे नाटक की भरपाई कर सको। सच कहूँ तो तुम मेरी जिंदगी हो और नाटक मेरी आस्था। मुझे लगा रवि खुश हो जाएगा, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब विकृति से भर उठा। शालिनी, वैसे तुम्हें अब ये नाटक वाटक छोड़ देना चाहिए। क्या मिलना है इससे? वही जो तुम्हें इलाहाबाद में नाटक करने से मिलता था, सुकून, आनंद। अचानक रवि ठठाकर हंसने लगा। हाँ, आनंद तो था, लेकिन नाटक से नहीं, तुम जैसी कटीले नैन नक्श की चटपटी बालाओं का साथ पाकर। और तुम्हें तो उड़ा ही लाया ना। मैं अवाक रह गई, एकदम सन्न। रवि इतना गिर भी सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने फिर भी सोचा शायद मजाक कर रहा हो। रवि, मजाक नहीं, साफ कहो क्या कह रहे हो? शालिनी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मैं नाटक केवल मज़ा लेने के लिए ही करता था, सस्ता टाइम पास, किसी फिल्मी हीरो की तरह, तुम्हारे गले में बाहें डालकर नाचने के लिए। मैं तब भी कहता था, क्या हो जाना है इन नाटकों से, क्या बदल जाना है? ये अनपढ़ समाज जो केवल धर्म के लिए जीता है, बल्कि कहूँ तो धार्मिक पाखंडों के लिए। गरीबी दूर हो जाएगी उस गरीब की जो केवल धर्मानों को कोसने में अपना पूरा वक्त लगा देता है, या उस मजदूर की काया पलट हो जाएगी जो मजदूरी करना ही नहीं चाहता। फिर भी तुम्हें लगता है कि नाटक से क्रांति हो जाएगी? ये पागलपन नहीं तो और क्या है शालिनी? दुनिया बाजार से चलती है, और बाजार पूंजी से, और ताकत पूंजी में है। ये 500-500 के लिए चंदा करते घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने देखा रवि गंभीर हो गया था। ना जाने क्यों मुझे लगा उसके 2 बड़े बड़े दांत बाहर उग आए हैं, सिर पर सींग निकल आए हैं, उसके मुंह से खून टपक रहा है। नहीं, ये रवि नहीं हो सकता। वो रवि जो हमारी यूनिट का एक समझदार इंसान था, जिसके पीछे मैं अपना हंसता खिलखिलाता अतीत छोड़ आई हूँ, जिससे मैंने शादी की। और अगर ये वही रवि है तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जो अब असल रूप में मेरे सामने है। मैं निहत्ती थी, फिर भी मैं न जाने कैसे खड़ी हो गई। मेरे अंदर एक आग सी जल उठी थी। मैं जैसे फट पड़ना चाहती थी। मैं अपना आगा पीछा सोचना ही भूल गई थी। रवि, मुझे तरस आता है तुम्हारी सोच पर। मैं नहीं समझती कि अब तुम्हें ये बताना भी सही होगा कि नाटक महज टाइम पास नहीं है। नाटक केवल कला ही नहीं, आत्मसम्मान है, संस्कृति है, हमारी ताकत है। नाटक जरिया है उन लोगों को जगाने का जिन्हें सदियों से सुलाए रखने को धर्म की थपकी दी जाती रही है। तुम भी कुछ अलग तो नहीं कर रहे हो, वही कर रहे हो जो सदियों से होता आ रहा है। फिर गरीब मजदूर का दर्द तुम जान भी कैसे सकते हो? शालिनी, पागल मत बनो। भावनाओं में बहने से कुछ हासिल नहीं है। जो सदियों से चला आ रहा है उसे कोई नहीं बदल सकता, ना मैं और तुम भी नहीं। तो मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो बदलने को? क्योंकि तुम पर मेरा अधिकार है, और मेरा सब तुम्हारा ही तो है। इस सब के बदले में आखिर मुझसे चाहते क्या हो? यही कि तुम इस नाटक को मत करो। नाटक और भी तो है करने को। सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। दरअसल वो घबराया हुआ था। इतनी देर बहस के बाद वो असल मुद्दे पर आ गया था। ये समय इस नाटक के लायक नहीं है। कैसा समय? यही तो समय है इस नाटक के लिए। शालिनी, समझने की कोशिश करो। तुम मेरी पत्नी हो और तुम ये नाटक करोगी तो क्या संदेश जाएगा पब्लिक में? लेकिन रवि, ये सब कैसे मुमकिन है? अब जब लगभग नाटक तैयार है तब कह दूं कि ये नाटक नहीं कर रहे? क्या सोचेंगे सब लोग? कैसे चलेगा ये संगठन? सब छोड़ बैठेंगे। अब ये कोई तुम्हारी राजनीतिक पार्टी तो है नहीं कि जो हाई कमान ने कहा वही सबको मानना पड़ेगा। कहते हुए मैं उसके चेहरे पर उभरती हुई कुछ अजीब सी लकीरें देख रही थी, जैसे मेरा हर शब्द उसे गोली सा लग रहा था। ये मैं नहीं कर सकती। आखिर मैंने फैसला सुना दिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शालिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम राजी बाजी से ही बात मान जाओ। नहीं तो क्या? यही
कि यदि तुम नाटक के लिए अपना घर छोड़ सकती हो तो मैं भी। अब मेरे सामने वो पूरी तरह नंगा हो गया था। मैंने सोचा था अन्य औरतों की तरह तुम भी ऐशो आराम चमक दमक पाकर सब कुछ खुद ब खुद भूल जाओगी, लेकिन तुम मूर्खता से बाहर नहीं आ सकी। अब तुम्हें नाटक या मुझ में किसी एक को चुनना पड़ेगा। तय तुम कर लो। एक दिन भूखी रहोगी तो सब नाटक भूल जाओगी। उसने जितनी सहजता से कह दिया था, मैं उतनी असहज हो गई थी। वो क्षण मेरे लिए पूरा जीवन चुनने का था। मुझे एक और होना था। एक तरफ सदियों से लीक पर चलता मान मर्यादा के आभूषणों से सजा धजा स्थूल सा जीवन, सिमटी सिकुड़ी छोटे से आसमान को टुकुर टुकुर झांकती जिंदगी थी, तो दूसरी ओर गाती बजाती नाचती इठलाती भूखी प्यासी भागती दौड़ती अलमस्त परिंदों सी खुले आसमान में पंख पसारे उड़ती, संघर्ष निस्वार्थ प्यार मोहब्बत में खेलती, रोती सिसकती हंसती ठिठोली करती, सर्दी से कांपते हाथों चाय सुड़कती तो कभी चिलचिलाती धूप में सरबत दौड़ती, बारिश में भीगती बसंती रंगों से सजी नाटक रिहर्सल नोक झोंक चूँ चपड़ करती जिंदगी। मुझे एक को चुनना था। मैं जीना चाहती थी, जिंदगी को खेलना चाहती थी। मैंने ठुकरा दिया था स्थूल जीवन को। सुनकर रवि बौखला गया था। शालिनी, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम वास्तव में बहुत ही मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस शहर में नाटक कर पाओगी? ये शहर दुनिया नहीं है। दुनिया कितनी बड़ी है ये तुम नहीं जान सकते। पूजा या नमाज के लिए किसी मंदिर या मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है, उसे करने के लिए इच्छाओं का होना ज़रूरी है। न जाने कैसे मैं ये सब कह गई थी और मैंने एक बार फिर अपना घर छोड़ा था। राकेश सर, बिना किसी इरादे के मैं शहर में चली आई थी। एक सस्ते गेस्ट हाउस में मैंने ठिकाना बनाया था। नौकरी पाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। मैं नौकरियां करती और छोड़ती रही, बिना किसी मंजिल के बस चलने जैसा था। मेरी आंखें जैसे कुछ खोजती रहती थीं। मन की बेचैनी और यही खोज मुझे एक दिन माथुर जी की लाइब्रेरी ले पहुंची थी, ये सोचकर कि शायद वहां मेरे जैसा कोई मूर्ख मिल जाए। माथुर जी इस शहर में ऐसा ही कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी बीमारी उन्हें कुछ करने नहीं दे रही थी। उन्होंने ही मुझे यहाँ कमरा दिलाया और अपने छात्रों को साथ लेकर संगठन बना, और यही है मेरी ज़िंदगी की कहानी जिसे आप जानना चाहते थे। राकेश सर, आपको याद है जब आप अपने दोस्त से फ़ोन पर एक दिन कह रहे थे, कहाँ यार, इस शहर में आकर नाटक साहित्य सब सपने की सी बातें हो गई हैं। तो दिल्ली में मज़े में हैं, यहाँ तो अखबारों में भी कभी कोई ऐसी खबर भी नहीं पढ़ी। बस तभी से मेरी नज़र आप पर थी और आप मिले भी। लेकिन इन सब के साथ मैं ये भी जानती थी कि रवि आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी राजनीतिक ताकत कभी भी मुझ तक पहुंच जाएगी। उसने ठीक वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसका हमला मुझ पर नहीं, संगठन की ताकत पर था। उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। वे 2-3 लोग थे जो घिसे पिटे फिल्मी से संवाद बोलकर पूरे चंदन वन के लोगों को उकसा रहे थे। यहाँ आप लोगों के बीच रंडी खाना आबाद है। जवान लड़के लड़कियाँ रोज़ शाम होते ही जुटने लगते हैं। क्या कभी सोचा है क्या होता है यहाँ? क्या संस्कार जाएंगे हमारी बहन बेटियों में? लोगों में भी फिल्मी तर्ज पर ही पागलपन सवार हुआ था। राकेश सर, आप सोच रहे होंगे कि मैंने लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया। दरअसल जवाब के लिए मेरे पास था क्या? उस भीड़ में सभी में ही मेरे पिता थे, जो मोहल्ले भर की मर्यादा को टूटने नहीं देना चाहते थे। मेरे पड़ोसी चाचा, जो अपनी ताकत से खड़े नहीं हो सकते थे, उनमें भी कितनी ताकत भर गई थी। उन जवान और अधेड़ों के शरीर गुस्से से कांप रहे थे, जिनकी नज़रें हमेशा मुझे गिद्धों की तरह नोचती रही थीं। किसी भी बहाने वे मेरी करीबी की आकांक्षा पाले रहे थे। मौका था तो उनकी भड़ास भी निकल रही थी। ऐसे में मैंने उनका सामना करना उचित नहीं समझा था। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था कि वे लोग मेरे साथ क्या करेंगे, बल्कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी जैसा रवि चाहता था। लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करें, हंगामा हो, पुलिस आए। दूसरे दिन लोगों से पूछकर मीडिया खबर बनाए और संगठन के नए लड़के लड़कियां घबरा कर दूर छिटक जाएं। रवि यही तो चाहता था। यहाँ से जाने से पहले मैं रात भर सोचती रही, क्या मेरा यहाँ रहना ठीक है? अंत में मुझे लगा कि अब आप और माथुर जी मेरे बिना भी नाटक करते रहोगे। मैंने आपसे मिलकर युवा पीढ़ी में वो बीज बो दिया है जिसे कोई रवि नहीं उखाड़ सकता।
राकेश सर, क्या मेरा ये फैसला गलत था? मैं नहीं जानती आप इसे गलत कहेंगे या सही, लेकिन आप, माथुर जी और पूरा संगठन जानता है कि आंधी हो या तूफान हो, बवंडर हो, नाटक नहीं रुकेगा। आपका अगला नाटक ही रवि और मर्यादा के रक्षकों को जवाब होगा। रही बात मेरे जाने की, तो मुझे तो वैसे भी जाना था एक नए शहर में एक और नए संगठन का बीज बोने। मुझे फिर एक राकेश और माथुर जी को तलाशना है, इसलिए मैं दूसरे पड़ाव पर जा रही हूँ। अलविदा दोस्तों, आपकी दोस्त शालिनी। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं देर तक पत्थर का बुत बना बैठा रह गया था, जैसे मेरे हाथ पैरों को काट मार गया था। इस चिट्ठी में शालिनी की वही आंखें अब भी मैं देखता हूँ और माथुर जी के घर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पूरी यूनिट मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। अभी आप सुन रहे थे हनीफ मदार साहब की लिखी हुई कहानी दूसरा पड़ाव। अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो हमरंग.com पर जाकर आप ये कहानी पढ़ भी सकते हैं। उम्मीद